हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम आर्य एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बायोलॉजी टीचर ललित मिश्रा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास प्रस्तुत हूँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें बता दूँ आपको। जैसा कि आप जेट के स्टूडेंट हैं, जेट के स्टूडेंटों के पास पढ़ने को बहुत कुछ है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो मैं बायोलॉजी में मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बताया कि पढ़ना सभी पढ़ता है और हर कोई पास होना चाहता है, लेकिन क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सभी को नहीं पता रहता। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, बस इतना सा समझाना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके 101%, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 20 मार्क, जो 20 मार्क्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा ही जो दूसरा टॉपिक है मेरा, मैं उसी को टॉपिक को लेना चाहता था। कई बच्चों की फरमाइश थी कि सर ऐसा टॉपिक पढ़ाओ जो इंटरेस्टिंग हो। अब इंटरेस्ट नहीं लेना, हमें नंबर लेना है, हमें पास होना है, और पास होने के लिए हमें ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोर्स कवर अप हो, अपने अंक जो हैं, मार्क वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटी क्लास से चालू है और हम उसे अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो आपसे खुद से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, हमारे दैनिक जीवन में रिलेटेड है। और टॉपिक का नाम सिंपल सा टॉपिक है और उसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि साइंस है वो इफ़ेक्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीज़ें हैं, यानी जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणियों के अलावा जो आपके अजैविक या ये कह दीजिए जैसे कि ऐसे जिनके अंदर जीवन नहीं है, उनके द्वारा भी क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। इकोलॉजी पढ़ने से पहले मैं अगर इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? इकोलॉजी पढ़ने के लिए ये है कि देखो, जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी के ऊपर हर तरफ जीवन है और जीवन को जीने के लिए आपको क्या है? बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आपको किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है। प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है और आप प्रकृति के ऊपर इतना निर्भर हैं कि ये कह सकते हैं कि कुछ जातियां तो अपने स्वभाव से उस पृथ्वी के विशेष क्षेत्र का क्या कर देती है? निर्धारण करती है। जैसे कि ऊंट का नाम अगर मैं लूं तो ऊंट का नाम लेते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि ऊंट यानी कि एक ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र होगा जहां पर ऊंट पाया जाएगा। अगर मैं याक का नाम लूं है तो आप बता देंगे कि एक बर्फीला क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया। जैसे मैं जानवरों का मैंने नाम लिया, उसके नाम लेते ही आपको उसका क्लाइमेट, उसके जलवायु का आपको पता लग गया कि इसकी जलवायु ये वाली जलवायु है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए व्हेल मछली की बात करूँ, तो आपको पता लग गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक समुद्र क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक समुद्र में पाए जाने वाले जो जितने भी जीव हैं, चाहे से वो जंतु हैं, चाहे से वो पादप हैं, उनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले अपना छोटा सा टॉपिक है और उसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं आपको, वो क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये जो टॉपिक है अपना, ये भी कितने अंक का हो गया? 20 अंक का ये अपना टॉपिक हो गया। इसलिए इकोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, उनके लिए आसान भी है और मैं ये कहूँगी आसानी से बहुत अच्छा मतलब उसके अंदर स्कोर ला सकते हैं। टॉपिक पे आता हूँ सीधा। सबसे पहले जैसे कि इकोलॉजी नाम है, तो इकोलॉजी नाम है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो इकोलॉजी है वो आया कहाँ से, यानी कि इकोलॉजी की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है वर्ड की, अगर मैं बात करूँ इकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इकोलॉजी है वो कौन से शब्द से उत्पन्न हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इकोलॉजी कौन से शब्द से बनी है? ग्रीक शब्द से बनी हुई है और ग्रीक शब्द
में इसका मतलब है आइकोस, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, हाउस, यानी कि उसे क्या बोला जाता है, घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे घर बोला जाता है। और लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, अध्ययन करना, यानी कि एक घर की आपको क्या करनी है, अध्ययन करना है, घर का अध्ययन करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक जीव अपने आसपास के वातावरण पर, अपने आसपास के वातावरण पर जिनसे वो क्या हो, निर्भर हो, जिनसे वो क्या हो, प्रभावित हो, उस सारे के सारे संपूर्ण वातावरण को ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। कि जैसे कि एक मनुष्य एक वातावरण में रहता है तो उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश, जल, उसके ऊपर हवा, उसके ऊपर आप ये कहिए उस मृदा, इन सभी का जो अजैविक और जैविक जो कारक हैं, उन सभी का क्या होगा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना इकोलॉजी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है आइकोस, जिसे आप हाउस कहते हैं, घर कह सकते हैं, और लोगोस का मतलब होता है उसका अध्ययन करना। अगर आप बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, ऐसे कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज किया, टर्म यूज की थी। ठीक है, तो जो इकोलॉजी जो टर्म यूज करने वाले जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या थे, रीटर। जो रीटर ने उन्हें सबसे पहले किसका नाम दिया, इकोलॉजी का नाम दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बनता है कि रीटर ने जो है सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने किया, रीटर ने। उसके बाद करते हैं बाद में कि इकोलॉजी की जो परिभाषा है, यानी कि एक समुदाय विशेष क्षेत्र में, यानी कि एक वायुमंडल जिसकी आप बात करते हैं, उस वायुमंडल में रहने वाले समस्त जैविक व अजैविक कारक जो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। वापस से बोल रहा हूं कि एक विशेष क्षेत्र के अंदर या वायुमंडलीय क्षेत्र जिसके अंदर पाए जाने वाले समस्त जैविक व अजैविक कारक जो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हों, एक दूसरे पर अपना क्या हो, निर्भर हो, क्या कहलाएगा, आपका इकोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये परिभाषा देने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो आप बताएंगे जो ई हैकल नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इकोलॉजी की परिभाषा दी थी। देखो 3 सवाल बन गए। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से आया, तो आप बताओगे ग्रीक भाषा से। इकोलॉजी शब्द किसने यूज किया, तो आपने बोला रीटर ने। फिर आपने बोला कि जो इकोलॉजी है उसकी परिभाषा किसने दी, तो आपने बोला हैकल ने आपने परिभाषा दी। अब बात करते हैं ऐसे इकोलॉजी को अध्ययन करने वाले भारतीय, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारतीय हैं जिनको आप क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, वो कौन है, रामदेव मिश्र। वो कौन है, रामदेव मिश्र ने जो भारतीय इकोलॉजी के क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। अब इकोलॉजी के अंदर एक सबसे ज़्यादा शब्द यूज किया जाता है, बार बार में यूज किया जाता है, जिसकी परिभाषा क्या है, उसको हम बोलते हैं समष्टि कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में खूब बार आपको ये देखने को मिलेगा कि समष्टि क्या है। तो समष्टि के बारे में ध्यान रखना कि एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र में रहने वाली समान जातियाँ और उस जातियों का व्यष्टियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। यानी कि मान लीजिए एक ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, जातियां हैं। ठीक है, और सारी की सारी जातियां कैसे, समान जातियां हैं। उन समान जातियों का जो समूह है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। ठीक है, अब इकोलॉजी के अंदर एक दूसरे शब्द की इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। ठीक है, और जीवोम क्या कहलाता है, तो जीवोम की परिभाषा सुनना देखो ध्यान से। जीवोम जो है उसकी परिभाषा आप देखेंगे तो जीवोम किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि विशाल क्षेत्रीय इकाई, यानी कि एक विशाल क्षेत्रीय इकाई। आप अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी की भी बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक वातावरणीय क्षेत्र की बात करिए, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें, या मान लीजिए कोई बर्फीले क्षेत्र की बात करें तो उसके हिसाब से भी, या एक समुद्री क्षेत्र की बात करें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक विशाल क्षेत्रीय इकाई होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक मृदीय क्षेत्र होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए जो कैसा हो, विशाल हो, और जो क्या हो, एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि आपकी एक पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण जिसे आप वायुमंडल नाम देते हैं, उसके अंदर क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जीवोम किसे कहेगा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक विशाल क्षेत्रीय इकाई हो और जिसके पास क्या हो, एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र हो, और उस क्षेत्र में क्या पाई जाती हो, वनस्पतियाँ पाई जाती हो,
और वो वनस्पतियाँ किसके ऊपर हो, प्राणियों के द्वारा क्या हो, अभिलक्षित होती हो। यानी कि जो आपके जंतु हैं उन जंतुओं के ऊपर उस वनस्पति का, उस इकाई का और उस जलवायु क्षेत्र का आपस में जो मिला जुला प्रभाव है, एक दूसरे को क्या करती हो, वो प्रभावित करती हो, वो क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। तो जीवोम में क्या होना चाहिए, एक विशेष इकाई क्षेत्र होना चाहिए, उस पर एक विशेष जलवायु होनी चाहिए, जो उसमें पाए जाने वाली वो जलवायु उन वनस्पतियों पर निर्भर करती हो और वो वनस्पतियाँ उसमें रहने वाले प्राणियों पर क्या हो, आपको प्रकट होती है, उनका प्रभाव आपको प्रकट होना चाहिए। उसे आप क्या नाम दे दोगे, जीवोम नाम दे दोगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। टॉपिक का नाम है जैवमंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर को बताने से पहले मैं यह कहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण वायुमंडल कहलाता है। स्थल मंडल किसे कहते हैं, यानी कि एक भूभागीय क्षेत्र, मृदाय क्षेत्र, जिसके ऊपर क्या हो, कौन रहते हो, जंतु रहते हो, जिसके ऊपर वनस्पतियाँ पाई जाती है, उसे आपने स्थल मंडल दे दिया। जल मंडल, जलीय क्षेत्रीय इकाई, जिसके अंदर जलीय जीव रहते हैं, उसे जल मंडल दे दिया। लेकिन जैव मंडल किसे कहते हैं, तो जैव मंडल के बारे में आप ये कहेंगे कि जैव मंडल स्थलीय मंडल और जलीय मंडल, इन दोनों को अगर आपने मिला दिया, यानी कि स्थलीय जीव और जलीय जीव, जब दोनों को आपस में एक साथ अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जैव मंडल। यानी कि स्थलीय जीवों को और जलीय जीवों का एक साथ आपने अध्ययन किया, एक दूसरे पर प्रभाव जो है उसका अध्ययन किया, वो क्या कहलाएगा, आपका जैव मंडल कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, उस क्वेश्चन का नाम है इकोटोन। यानी कि इकोटोन किसे कहते हैं, तो देखना इकोटोन ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। इकोटोन में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, दो समुदाय होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके पास दो समुदाय होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक तो कैसा हो, जैसे मान लीजिए शेर की जो समुदाय है, ठीक है, एक तो हो गया आपके पास शेर का समुदाय हो गया, और दूसरा समुदाय कौन सा हो गया आपके पास, हिरण का समुदाय हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये दो समुदाय हैं, ठीक है, और ये दोनों समुदाय एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे पर क्या हो, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की जो इनके किनारे हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी कि दो समुदाय जब आपस में मिल जाते हैं, दो समुदाय जिनको आपस में मिल जाते हैं, तो जिस क्षेत्र से वो मिल रहे हैं उस क्षेत्र में दोनों समुदायों की क्या पाई जाती हो, जातियां उपस्थित होती है। एक बड़ा, वापस से बता रहा हूँ कि दो समुदाय, आपके पास समुदाय हो गया कि यहाँ पे तो मान लीजिए शेर हैं, यहाँ पे हिरण हैं, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन दोनों समुदाय जब आपस में मिलते हैं, दोनों समुदाय जब आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने पर दो इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना आपको लाइन वाला, ये इस क्षेत्र में क्या हो, यानी कि शेर की भी जो कुछ जातियाँ रहेंगी और हिरण की भी जातियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि दोनों समुदायों के बीच का क्षेत्र, दोनों समुदायों के बीच का क्षेत्र जहाँ पर दोनों समुदायों की क्या पाई जाती हो, जातियां पाई जाती हैं, क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इकोटोन किसे कहते हैं, दो समुदायों के बीच का क्षेत्र जहां पर दोनों समुदायों की जातियां पाई जाती है, क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उसे हम बोलते हैं कोर प्रभाव। कोर का मतलब ध्यान रखना, देखो नाम में, इसके शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कोर का मतलब होता है किनारा, और किनारे के द्वारा डाला गया प्रभाव क्या कहलाता है, कोर प्रभाव। और देखो लिखा हुआ क्या है कि समुदाय के किनारों पर उपस्थित कुछ जातियों जो होती हैं जो अपना प्रभाव डाले, वो क्या कहलाती है, कोर प्रभाव। जैसे मान लीजिए ये कोई समुदाय है, ठीक है, और ये भी कोई समुदाय, इस समुदाय के ये जो किनारे हैं, इन किनारों पर अगर कोई जातियां हैं और वो जातियां यहाँ पर क्या कर रही हैं, अपना प्रभाव डाल रही है, समुदाय के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है, तो वो प्रभाव क्या कहलाता है, कोर प्रभाव। कोर का मतलब किनारा होता है, यानी किनारे पर पाई जाने वाली जातियां अगर उस समुदाय पर अपना प्रभाव डाल रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, कोर प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर एक दूसरी चीज पूछी जाती है क्वेश्चन का, और उसे बोला जाता है जीवितता, यानी कि विटेलिटी क्या होती है, जीवितता क्या होती है, यानी कि इसका मतलब है कि एक जीव, यानी कि ये जीव है जिसके पास क्या है, जीवन है, और अपने जीवन के अंदर एक जीव क्या करता है, तो आप ये बताएंगे कि एक जीव अपने जीवन के अंदर सबसे पहले अपने शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है, और उसका एकमात्र उद्देश्य जो क्या है, जनन करना है, जनन की क्रिया करता है।
तो याद रखना जीवितता किसे कहते हैं कि उसका परिभाषा क्या कहोगे कि जीव जो कि अपने शरीर में सामान्य वृद्धि करता हो और साथ साथ के अंदर जनन क्षमता करता हो। अब जनन क्षमता क्यों करेगा? क्योंकि जब वो जनन क्षमता करेगा यानी कि जनन योग्य होगा या जननक्षम होगा तो वो अपनी जाति में क्या करेगा? विकास लाएगा, अपनी जाति की जनसंख्या को बढ़ाएगा। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा जाता है? जीवितता कहा जाता है। एक जीव के द्वारा अपने शरीर में वृद्धि करना और अपनी जनन क्षमता के द्वारा जाति में वृद्धि करना क्या कहलाती है? जीवितता कहलाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक इकोलॉजी के अंदर आप बात करोगे कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी शब्द क्या है, परिभाषा क्या है, इंडियन इकोलॉजी कौन है, समष्टि क्या है, यहाँ तक आपने देख लिया। इसके बाद में फिर आप इकोलॉजी के अंदर ये पढ़ते हैं कि जो इकोलॉजी है आपको ये तो पता लग गया कि इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि आप पर्यावरण के ऊपर सारा का सारा जो काम है वो निर्भर होगा। अब पर्यावरण कौन है, कहाँ पर निर्भर है? तो आप सबसे पहले हमारी पृथ्वी को देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो उस पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या कहला रहा है? आपका पर्यावरण कह रहा है, यानी कि हमारे चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब याद करते हैं ये जो पृथ्वी है आपको ये दिखाई दे रही है, पृथ्वी दिख रही है आपको। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में आपने कहा कि वहाँ पर अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, भूमध्य रेखा पाई जाती है। 0 डिग्री की जो मैंने एक लाइन खींची है वो भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर उसके ऊपर रेखाएं पाई जाती है। अक्षांशों और देशांतरों में क्या बटी होती है? आपकी पृथ्वी बटी होती है। और इस अक्षांश और देशांतरों पर क्या पाए जाते हैं? उसका नाम सुनना, अक्षांश और देशांतों पर क्या पाया जाता है? तापमान पाया जाता है। और इस तापमान के कारण ही पृथ्वी पर किसका निर्धारण होता है? जलवायु का निर्धारण होता है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो जलवायु है यानी कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है? पर्यावरण पाया जाएगा। कुछ कैसा पाया जाएगा? गर्म जलवायु वाला पर्यावरण रहेगा, कहीं पर शीतोष्ण यानी कि ठंडा जो है वो पर्यावरण रहेगा। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है पर्यावरण या जलवायु जो होती है सामान्य यानी कि एक ही प्रकार की जलवायु रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उत्तर की ओर चढ़ जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले जैसे ही आप जाते हैं ये आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्या पाया जाए? 60 जो डिग्री अक्षांश है उत्तर की ओर चलने पर आपको यहाँ पर कैसे वन दिखाई देंगे? टुंड्रा वन दिखाई देंगे। याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइकेन और मास कौन से वन की वनस्पतियां हैं, तो आप ये बताएंगे टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, है ना। तो आप ये बताएंगे 60 जो अक्षांश है उत्तर की ओर अगर जाने पर वहाँ पर कौन से वन दिखाई देंगे? आपको टुंड्रा वन दिखाई देंगे। जहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ दिखाई देंगी? आपको लाइकेन और मॉसेस दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको जो शीतोष्ण वन लिखा हुआ है ना, यानी कि 40 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश पर आप जाओगे तो आपको शंकुवन या शीतोष्ण वन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये कहेंगे जो भारत है वो कौन से जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे विशेष आपके पास पृथ्वी के ऊपर एक विशेष ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने जलवायु को प्रभावित करते हैं। उनके बारे में कई बार पूछा लिया जाता है, तो छोटा सा जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है घास के मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है प्रेरीज, जो कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। पंपाज दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपीज जो घासीय क्षेत्र है यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको घास के स्थल हो गए। इसके अलावा सहारा नाम सुना होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि कहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल है, कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया में है जो कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है। और थार का जो रेगिस्तान है वो कहाँ है? आपके राजस्थान में पाया जाता है। और गर्म जो है रेगिस्तान है। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर रेगिस्तान बताने का मतलब क्या था, घासीय क्षेत्र बताने का मतलब क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र पर अगर जलवायु का प्रभाव है वो इनके द्वारा उसके टेम्परेचर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर भारत के अंदर ये जो थार का मरुस्थल नहीं हो तो भारत के अंदर जो मौसम में आता है ना
ठीक है, बरसात, वो आना असंभव हो जाए, यानी कि जो थार मरुस्थल है वो भारत के अंदर वर्षा का कारक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इकोलॉजी के बारे में मैंने ये कहा, इकोलॉजी में मैंने ये बताया था कि जैविक और अजैविक दोनों मिलकर अपना प्रभाव डाले, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर मरुस्थल एक प्रकार से अजैविक कारक है। ठीक है, तो वहाँ वो क्या करेगा, जो क्या कर रहा है, बरसात को लेकर आ रहा है, तो उस बरसात के कारण वहाँ पर वनस्पतियाँ उत्पन्न हो सकती है, तो यानी कि वहाँ के जलवायु कारक को क्या कर रही है, वो प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब इसके अलावा आपका एक जो टॉपिक है नेक्स्ट आता है कि जो इकोलॉजी के अंदर कुछ एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं, तो पर्यावरणीय कारक जिन्हें हम कहते हैं, और सीधा सा आपने पढ़ रखा है कि पर्यावरणीय कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे पर्यावरणीय कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अजैविक कारक और दूसरा होता है जैविक कारक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अजैविक कारक है, ऑप्शन दे देगा आपको, प्रकाश दे देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको पादप दे देगा, ऑप्शन जीवाणु दे देगा, ठीक है, या मान लीजिए कोई दूसरा उपभोक्ता दे देगा, फिर आपको पूछेगा इनमें से कौन सा अजैविक कारण है, तो आप बताओगे किसको, प्रकाश को। तो ये जो टॉपिक है वैसे बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ से सवाल जब पूछता है तो कई बार आप थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, तो ध्यान रखना अजैविक कारक जो हैं जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता उन्हें आप क्या बोलते हैं, अजैविक कारक। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु जिसे पवन हम बोलते हैं, आपकी आर्द्रता, जो जब बरसात होती है तो गीलापन सा महसूस होता है ना आपको, उसको बोलते हैं वर्षा, जो आप बारिश कह रहे हैं, मिट्टी, या मान लीजिए आपकी पर्वतीय क्षेत्रों की जो ढलान है, आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र को जो ढलान वाला क्षेत्र होता है वो हरा भरा होता है, जबकि पर्वत की जो चोटी होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसलिए ये सारे के सारे कारक कौन से कारक कहलाते हैं, आपके अजैविक कारक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर जैविक कारक की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले मेन जो आएगा वो आएगा कौन, आपका प्लांट। ठीक है, पूरी की पूरी जो इकोलॉजी जिसके ऊपर निर्भर करती है वो कौन है, आपका पादप है, क्योंकि भोजन का सबसे प्रमुख जो स्रोत है, या ये कह लीजिए ऊर्जा को बनाने वाला। वैसे तो देखो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि जिससे समस्त जीवों को ऊर्जा की प्राप्त होती है वो कौन है, पादप है। तो पादप जो है वो कौन से कारक में आता है, जैवीय कारक में आता है। पादप के अलावा बाद में कौन आएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता के बारे में आपने बताया है कि 3 प्रकार के उपभोक्ता हैं जो पादपों का भक्षण करते हैं, यानी कि जो पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक को खाने वाले को द्वितीयक, और द्वितीयक का भक्षण करने वाले को हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इन दोनों के अलावा जो अपघटक आते हैं, यानी कि जब ये पादप या उपभोक्ता अपने जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको पूर्ण कर लेते हैं और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके शरीर को जो अपघटक के रूप में बदल दे उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, जिनको छोटे छोटे रूप में बदल दिया जाता है। यानी कि ऊर्जा जो कि पादप से मिली थी पुनः कहाँ चली जाती है, वापस मृदा में चली जाती है, कि जो मृदा है उसमें से पादप बना, क्योंकि वहाँ से खनिज लवण लिए। पादप को मान लीजिए उपभोक्ताओं ने खाया, पीढ़ी दर पीढ़ी उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीयक के पास गए, फिर तृतीयक के पास गए, फिर जीवाणु ने अपघटित कर दिया, पुनः वापस वो कहाँ चला गया, मिट्टी में चला गया। तो एक साइकिल चलता रहता है, जैविक कारकों का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो याद रखना पर्यावरणीय कारक 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मान लीजिए कि प्रकाश की आवश्यकता क्या है, तो मैं आपको ये कह देता हूं कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। और आपने पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा होगा, उसमें 2 प्रकार की तरंग लहरें निकलती है, एक लाल रंग की निकलती है और एक नीले रंग की प्रकाश की तरंग लहरें निकलती है। दोनों ही तरंग लहरें पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा डिटेल ना करके सीधा सा का आपको जो टॉपिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको लाल और नीले दोनों रंगों के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकाश की आपको क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे बीजांकुरण, जब बीज में अंकुरण होता है, अंकुरण के लिए पौधों को, उस पौधे के बीज को कौन से प्रकाश की आवश्यकता होगी, नीले प्रकाश की। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजांकुरण के लिए कौन से प्रकाश की आवश्यकता होती है, नीले प्रकाश की आवश्यकता होती है। जबकि जब पौधे भोजन
भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को एकत्रित करें, ग्लूकोज बना रहे हैं या प्रोटीन अगर बना रहे हैं तो पौधों को कौन से प्रकाश की आवश्यकता होगी? लाल प्रकाश की आवश्यकता होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज का निर्माण हो रहा हो या प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो पौधे कौन सा प्रकाश लेंगे? लाल प्रकाश लेंगे। और समुद्र में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको अधिकतम गहराई पर जो अगर कोई पौधा है उसको अगर जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होगी वो कौन सा प्रकाश होगा? नीला। यह भी ध्यान रखना कि समुद्र में यानी कि समुद्रीय जो पादप हैं वो गहराई में है और वहां तक जिस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश पहुंचेगी वो कौन से तरंग दैर्घ्य की प्रकाश पहुंच जाती है? नीले रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य पहुंच जाती है। इस प्रकाश के कारण ही कुछ पौधे क्या होते हैं? अलग अलग 3 प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि कुछ पौधों को अधिक प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको किसी प्रकार की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं प्रकाश के प्रति। तो इस आधार पर, प्रकाश के इस गुण के आधार पर पौधों को आपने कितने भागों में बांट दिया बेटा जी? 3 भागों में बांटा। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है LDP। L का मतलब होता है लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ। D का मतलब डे होता है, दिवसीय है ना, दिन है ना, और P का मतलब प्लांट यानी कि पादप, यानी कि दीर्घ दिवसीय ऐसा पादप जिसको सूर्य के प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है उसको आप क्या बोलते हैं? दीर्घ दिवसीय पादप, लॉन्ग डे प्लांट। और उनके एग्जाम्पल बेटा जी याद कर लेना, खूब बार पूछा जाता है। लॉन्ग दिवसीय जो पादप होते हैं जिनके अंदर एग्जाम्पल कौन है? आपका मूली है, आपकी गाजर है और आपका चुकंदर है। गाजर, मूली और चुकंदर कैसे हैं? दीर्घ दिवसीय पादप। और उसके बाद में आता है SDP। एस का मतलब होता है शॉर्ट, है ना। डी का मतलब वही हो गया डे, और पी का मतलब प्लांट यानी कि शॉर्ट, यानी कि लघु बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? लघु दिवसीय पादप। और लघु दिवसीय पादप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लघु दिवसीय पादपों का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप बताओगे तंबाकू, सोयाबीन और जो जैंथियम है वो कैसा है? लघु दिवसीय पादप है, ठीक है। इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी आती है जिनको बोला जाता है न्यूट्रल डे प्लांट, यानी कि दिवस निरपेक्ष, यानी कि प्रकाश के प्रति उदासीन पादप। और उनका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? कपास, सूरजमुखी और टमाटर, ठीक है। याद रखना बेटा जी। तो यह इकोलॉजी के अंदर आज आपने ये पढ़ा कि इकोलॉजी की परिभाषा क्या है, इकोलॉजी की क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बार सबसे पहले मैं थोड़ा हट जाता हूँ जिससे क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो पढ़ने में आसानी होगी आपको ना।